हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन एंड बच्चों, रैपिड रिवीजन सीरीज में हमारी इस वन शॉट सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। सो गाइज, इस वन शॉट सीरीज में, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम किसी भी चैप्टर के जो मेन थियोरी पार्ट है, जो पूरा उसका थियोरी पार्ट है, उसके फॉर्मूलाज, उसके कॉन्सेप्ट्स, ऑल द ग्राफ्स, प्रोपोर्शनैलिटीज, है ना, वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनते हैं, वो पोर्शन जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो सारा थियोरेटिकल ग्राउंड जो है वो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम कवर करेंगे। दिस रैपिड रिवीजन सीरीज इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल्स, ये क्वेश्चंस नहीं है। इन केस अगर आप क्वेश्चन को इंक्लूड करता हुआ सीरीज देखना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी वन शॉट सीरीज जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट एक और रिवीजन सीरीज विच इज MIQ सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, वो भी चैनल पे ऑलरेडी रनिंग है। बट ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है गाइज, दिस इज मेनली अबाउट द थियोरेटिकल रिवीजन। बच्चों की कई बार डिमांड होती है कि सर चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे थियोरी जो है, सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बस एक बार आप ब्रीफ कर दीजिए। तो बच्चों, इस सेशन में, इस वन शॉट में हम चैप्टर का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज बात करेंगे। बच्चों, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि आपके जो क्लास नोट्स हैं, जहां पे भी आप पढ़े हो, अपने क्लास नोट्स आप निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहा हूं, अपने क्लास नोट्स में से उनको कनेक्ट करो और बड़ा फटाफट से एक गन शॉट की तरह अपन पूरे चैप्टर के थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को फिनिश कर लेंगे एंड देन यू कैन कैरी ऑन विथ योर प्रैक्टिस पार्ट। ठीक है, राइट। तो स्ट्रेट अवे गाइज, चैप्टर के शुरुआत में जो अपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आते थे थर्मोडायनेमिक्स में, जो स्टार्टिंग में जो मेन टर्म्स आते थे, उससे अपन बिगिन करते हैं। फिर अपने फॉर्मूलाज वगैरह की तरफ, वर्क, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मोलर स्पेसिफिक हीट, CP/CV का पूरा स्टोरी, फिर आपके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, ये सारा फ्लो वो मेरे ख्याल से सबके मन में है। इसी फ्लो में अपना पूरा चैप्टर प्रोग्रेस करेगा। बट हाँ, अपने चैप्टर के शुरुआत के जो कीवर्ड्स होते थे उन्हीं से अपने चैप्टर को बिगिन करते हैं। तो गाइज, अपना चैप्टर शुरू होता था विद द टर्म सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अपन जानते हैं कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, जिस पर हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द सिस्टम, एंड एवरीथिंग एल्स अदर देन द सिस्टम विल बी टर्म्ड एज द सराउंडिंग। राइट, सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ सराउंडिंग रहेगा। अब सिस्टम को अपने कैटेगराइज किया था तीन पार्ट्स में, एज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ये किस बेसिस पे था? ये बेसिस था कि आप मास और एनर्जी के एक्सचेंज के बेसिस पे, अगर आपका सिस्टम मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर पा रहा है सराउंडिंग के साथ में, तो दैट्स एन ओपन सिस्टम। अगर आपका सिस्टम मास एक्सचेंज नहीं कर सकता है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, दैट्स अ क्लोज्ड सिस्टम। और मास और एनर्जी दोनों ही अगर एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं तो दैट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े तो अपने चैप्टर में कंटेनर वॉल्स, क्वेश्चंस में जो कंटेनर लिया जाता है उसकी वॉल को डिस्क्राइब करने के लिए दो कीवर्ड्स आते थे, डायथर्मल एंड एडियाबैटिक। बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंटेनर इज हैविंग डायथर्मल वॉल्स, दैट मींस वो सिस्टम, वो कंटेनर सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज अलाउ करेगा, तो एनर्जी एक्सचेंज यस। और इन केस द कंटेनर हैज एडियाबैटिक वॉल्स, दैट मींस वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, एनर्जी एक्सचेंज नो। ठीक है, फिर अगला टर्म अपना आता था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले तो रिकॉल करें कि सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स अपन किसको कह रहे हैं? स्टेट वेरिएबल्स कह रहे हैं अपन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इनको अपन गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, अगर आपके सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट बने हुए हैं, इन दैट केस द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चंस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि P, V, T, N वगैरह जो हैं, आपके सिस्टम के जो मेन वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट चेंजिंग। राइट, फिर खैर ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड शुरुआत के सेक्शन में हमें चैप्टर में मिलता है, दैट इज दिस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाउ क्लियरली गाइज, इसका मीनिंग रिकॉल करो। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस विच इज हाइपोथेटिकली स्टैटिक। मतलब इस सिस्टम में जो भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अपन जिस सिस्टम में होता हुआ देख रहे हैं, उस सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स वो इनफाइनाइटली स्लो रेट पे चेंज हो रहे हैं।
है ना, वो इतना स्लो रेट से चेंज हो रहे हैं दैट द सिस्टम ऑलवेज अपीयर्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है नहीं, पर उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह इतना स्लो रेट पे चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, दे चेंज एट एन इनफाइनाइटली स्लो रेट, दैट वो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में दिखाई दे, राइट। अब अगर आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो बहुत स्लो रेट पे चेंज हो रहा है, इसका मतलब उस प्रोसेस को आप एक पीवी ग्राफ या पीटी ग्राफ या वीटी ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं। इट कैन बी प्लॉटेड एज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। जैसे अपन पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो एक पैराबोलिक ग्राफ बनाना है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनाना है, कंटिन्यूअस प्लॉट बनाना है, ये तभी हो पाता है व्हेन द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, राइट। जैसे मैंने कहा, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन। रियलिटी में आप प्रोसेस की स्पीड को इनफाइनाइटली स्लो डिफाइन नहीं कर सकते, इट्स हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हमारे काम की बात क्या है, द प्रोसेसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन। बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा दिया है और कह रहे दैट द सिस्टम इज स्लोली हीटेड एंड द पिस्टन स्लोली मूव्स आउट, तो वो स्लोली मूव्स आउट, पिस्टन के लिए जब भी ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। और अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो पिस्टन का नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होएगा। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है द पिस्टन, द नेट फोर्स ऑन द पिस्टन इज जीरो। तो आप पिस्टन के ऊपर वेरियस फोर्सेस लिखोगे कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का धक्का पड़ रहा है, डाउनवर्ड्स mg लग रहा है, नीचे से यहां गैस का प्रेशर का फोर्स लग रहा है, और आप फोर्स बैलेंसिंग कर पाएंगे, आप नेट फोर्स को जीरो कर पाएंगे। तो पिस्टन से रिलेटेड सवालों में अगर स्लो मूवमेंट क्वासी स्टैटिक की बात हो तो आप समझ जाएंगे दैट द एफ नेट, द नेट फोर्स ऑन द पिस्टन will be zero. The net force on the piston will be zero. ये अपना न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत काम का पॉइंट रहता है अगर पिस्टन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये मैंने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपको याद दिलाया कि पीवीटी वगैरह बहुत स्लो रेट पे चेंज होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि आप मान लीजिए अपने सामने आपने एक प्लांट लगाया, उस प्लांट को आप लगातार देख रहे हो। अगर रियल लाइफ से रिलेट करें तो वी नो दैट कि वो प्लांट अल्टीमेटली ग्रो तो कर रहा है। अगर उसको मैं 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आके देखूंगा तो वो ग्रो हो चुका होगा, पर उसका ग्रोथ इतना स्लो रेट पे है दैट इट नियरली अपीयर्स टू बी स्टैटिक, कि अगर उसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं लगातार तो हमें चेंजेस नजर नहीं आ रहे, बिकॉज द प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड एट अ वेरी स्लो रेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो अपनी कहानी में आता है बच्चों, ये पूरा चैप्टर हमारे 3 मेन टर्म्स पे टिका हुआ है, दैट इज हीट कैपिटल Q, वर्क W एंड इंटरनल एनर्जी U। इन 3 टर्म्स से ही हमारा पूरा चैप्टर और सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव होते हैं। उसमें सबसे पहले अपने कैपिटल Q वाले टर्म को रिकॉल करो। तो बच्चों, हीट जो है, दिस हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन, राइट। अब क्या होगा अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, ठीक है। अगर मेरे सिस्टम का टेम्परेचर, ये आप देखो, सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे केस में एनर्जी जो है वो कहां से किधर फ्लो करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से एनर्जी चल के सिस्टम में आएगा। उस केस में द सिस्टम अब्सॉर्ब्स हीट, और जब भी एनर्जी अब्सॉर्ब होगा तो अब्सॉर्ब्ड हीट इज टेकन एज पॉजिटिव। ध्यान आ रहा होगा, अब्सॉर्ब्ड हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये कन्वेंशन है अपना। अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, इन दैट केस सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा, एंड दैट विल से दैट द एनर्जी इज रिलीज। तो Q रिलीज्ड जो है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये अपन ध्यान रखेंगे कन्वेंशन दैट Q अब्सॉर्ब्ड, जब भी आपका सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो Q अब्सॉर्ब्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आपका सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो Q रिलीज्ड इज टेकन एज नेगेटिव। दोस्तों, अगर सिस्टम और एनवायरमेंट में टेम्परेचर इक्वल है तो ऑफ कोर्स नेट एक्सचेंज जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान आ गया, Q अब्सॉर्ब्ड पॉजिटिव रहेगा और Q रिलीज्ड जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। अपने न्यूमेरिकल्स में Q को विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना होता है, उस साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, दिस इज इंटरनल एनर्जी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए। बच्चों, किसी भी सिस्टम का, किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी मतलब द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो इसी चीज को अपन समझें, रिसीव करें और ध्यान रखें कि किसी भी सिस्टम का अगर मैं इंटरनल एनर्जी कह रहा हूं, इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स।
अब ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है? ये काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन में आ रही है, जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से आ रही है, उनके थर्मल एनर्जी की वजह से आ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण आ रही है। बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी कंटेनर के मोशन की वजह से आने वाली नहीं है। ये वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस पार्टिकल्स के थर्मल मोशन, टेम्परेचर के कारण जो उनमें भागा दौड़ी मची हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh वाली नहीं है कि कंटेनर को उठाकर एक हाइट पे रख दिया तो गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है उसके कारण आने वाली पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद आ गया? तो K and U ऑफ द गैस पार्टिकल्स। नाउ इंटरनल एनर्जी अपन बोलते हैं कि यार अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बच्चों आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल कहे जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर अपन ने इग्नोर कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नियरली जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो गया तो बच्चों इंटरनल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा, है ना। आगे से अपने इस चैप्टर में सिंस हम आइडियल गैसेस के साथ ही डील कर रहे हैं तो हमारे टॉपिक में इंटरनल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब बेसिकली टेम्परेचर बेस्ड थर्मल एनर्जी के कारण। दैट मींस आपका इंटरनल एनर्जी इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सोलली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब जब भी आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करनी होगी आपका फोकस जो है वो सीधा टेम्परेचर पे जाएगा, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपनी कहानी में आता था, दैट इंटरनल एनर्जी बच्चों इट्स अ स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वेरिएबल, जैसे डेल्टा यू की अपन बात करें, डेल्टा यू का मतलब क्या है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि आपने प्रोसेस कैसे कराया है, राइट। ध्यान आ गया? स्टेट फंक्शन मतलब वो वेरिएबल जो है वो बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है दैट हाउ द चेंज इज बीइंग मेड। 300 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो अलग से निकाल सकते हैं। 700 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि टेम्परेचर को 300 से 700 कैसे बढ़ाया गया था, राइट। सो इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा यू जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। आप प्रोसेस को कैसे करा रहे हो उसके पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, राइट। अब जो मैंने अभी आपको बोला, दिस इंटरनल एनर्जी इट डज नॉट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी अराइजिंग ड्यू टू मोशन ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी के कारण mgh वगैरह के कारण आती वो नहीं है, राइट। और इंटरनल एनर्जी को बदलने के दो तरीके रहेंगे, वो आपको फर्स्ट लॉ में ध्यान होगा। इंटरनल एनर्जी को या तो आप हीट देकर बदल सकते हो या वर्क करके या करवा के बदल सकते हो। तो हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में कहानी याद आ गई पूरी। नेक्स्ट पॉइंट जो अपनी स्टोरी में आ रहा है गाइस, दैट्स अबाउट द वर्क डन। अब अपन जानते हैं फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो इसी टॉपिक से अपने शुरू होते हैं। तो बच्चों वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स अपन देखें तो हमारा मेन फॉर्मूला जो था कि अगर मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया, ठीक है, इस सिलेंडर पे यहां पर एक पिस्टन अटैच्ड है, राइट। फिर यहां लेट्स से वी हैव द गैस पार्टिकल्स, यहां पे अपन ने गैस फिल किया हुआ है। इस गैस का प्रेशर जो है वो गैस प्रेशर अगर P है और इस P प्रेशर की वजह से हमारा पिस्टन जो है वो स्लोली ऊपर जाने वाला है, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द गैस was derived as P dV integration, right। तो डेफिनेटली इस रिजल्ट को अपन याद रखेंगे कि यहां पे मैंने अभी आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल कुछ भी नहीं बोला है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आप प्रोसेस का नेचर नहीं जानते हो, प्रोसेस का टाइप अगर नहीं जानते हो, बस इतना पता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो बच्चों वर्क डन को आप P dV इंटीग्रेशन लिख सकते हो एंड दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। ये जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन है और इसी से फिर अपने बाकी फॉर्मूलाज बनते थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, यहीं से सेटअप होते हैं। तो जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज P dV इंटीग्रेशन। बच्चों सिंस ये इंटीग्रेशन है तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा? तो ग्राफिकली मतलब हो जाएगा द वर्क डन इज द एरिया अंडर PV ग्राफ। सही बात बोल रहा हूं? इट्स द एरिया अंडर PV ग्राफ। जो भी आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया होगा उसका अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लें तो दैट विल गिव यू द वर्क डन फॉर दैट प्रोसेस। PV ग्राफ का एरिया निकालने से वर्क मिल जाएगा। नाउ
जैसे मैंने बोला वर्क डन एरिया अंडर पीवी ग्राफ है। नाउ सिंस वर्क डन साइन हमें अटैच करना होता है, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में साइन कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट चलते हैं और केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में साइन थोड़े से अलग थे, दोनों को बाइफरकेट करके रखेंगे। बच्चों अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर आपका सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, इन दैट केस द वर्क डन इज पॉजिटिव, है ना, इस चीज में गलती नहीं करेंगे। अगर वर्क डन, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आपका सिस्टम कंप्रेस हुआ है, इन दैट केस द वर्क डन इज नेगेटिव। तो आप देखो अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और प्रोसेस है ये I to F एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, वर्क निकालने के लिए पहले तो ये एरिया कैलकुलेट कर लोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, और उस एरिया के साथ साइन क्या लगाओगे, सिंस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वर्क डन इज प्लस एरिया, पॉजिटिव वर्क डन। और यहां आप देखें तो प्रोसेस यहां से ऐसे हो रहा है, उल्टा जा रहे हैं, तो ऐसे केस में एरिया तो निकाल लोगे, बट सिंस कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, तो वर्क डन का साइन नेगेटिव आएगा। समझ पाए? दूसरी चीज अपन को जो ध्यान रखनी होती है, एक तो वर्क डन में वॉल्यूम वाली बात, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव वर्क। दूसरा वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है तो बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर आ रहा है, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, कन्वेंशंस हैं याद रखोगे, और ऑन द सिस्टम नेगेटिव। वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, राइट। तो ये आपके वर्क डन का इंट्रोडक्शन हो गया। पीडीवी इंटीग्रेशन तो जनरल फॉर्मूला, इंटीग्रेट वगैरह करना हो तो ग्राफिकली एरिया अंडर पीवी ग्राफ, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड ऑन द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। फटाफट से यादें आती जा रही हैं, राइट। सो गाइज अब सोच के देखो वर्क डन स्टेट फंक्शन है या नहीं है, इंटरनल एनर्जी की तरह वर्क डन स्टेट फंक्शन है या नहीं, तो जवाब अंदर से आएगा कि यस सर नहीं है। वर्क स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। बच्चों अगर मैं मान लीजिए एक पीवी ग्राफ बना रहा हूं, उस पीवी ग्राफ में मुझे प्रोसेस ए से बी कराना है। अब ए से बी का प्रोसेस अगर मैं इस पाथ से कराता हूं, इस वाले पाथ से कराता हूं, तो वर्क डन अलग आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ अलग आएगा, है ना। और वही प्रोसेस अगर मैं अलग पाथ से कराता हूं, जैसे ही मैं पाथ चेंज करूंगा एरिया अंडर द ग्राफ चेंज हो जाएगा। वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये पाथ डिपेंडेंट है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ इनिशियल फाइनल बताकर पता नहीं चलेगा, तो इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज पाथ डिपेंडेंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गाइज अपने वर्क डन के बेसिक फॉर्मुलाज वगैरह रिकॉल करो। इन केस द प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन, शुरुआत में अपन को वर्क डन के फॉर्मुलाज वगैरह सिखाए जाते थे, तो अपन रिकॉल करें तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दैट मींस सिस्टम एक्सपैंड भी नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे देखो वॉल्यूम बढ़ा था तो वर्क डन पॉजिटिव था, कम हुआ तो वर्क डन नेगेटिव, तो यहां वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दैट केस द वर्क डन इज जीरो। और वो आप पीडीवी इंटीग्रेशन में समझ सकते हो, अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये डीवी जीरो हो गया ना, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, ध्यान आ रहा है, ये आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक नाम से जाना जाता था, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक नाम से जाना जाता था। और इस प्रोसेस में द वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। इसका पीवी ग्राफ देखें तो प्रेशर बढ़े या घटे हमें फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम रख के प्रेशर बढ़ाओ या ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम रख के प्रेशर घटाओ, वर्क डन जीरो रहेगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन है तो, ठीक है। देन बच्चों इस चीज पे डेफिनेटली ध्यान देंगे, जब अपन कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको केवल इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मैच कराने। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस द वॉल्यूम वाज फिक्स्ड, मतलब पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कभी चेंज हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले आपने वॉल्यूम कम किया फिर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया और वॉल्यूम पुराना वाला मैच कर गया, उससे वर्क डन जीरो नहीं होएगा। देखो फोटो, ये देखो, जब यहां से अपन शुरू किए तो मैं यहां मान लीजिए मार्क कर लेता हूं सी, तो ए से सी तक जाने में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, सी से बी तक जाने में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, बट ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं कहलाएगा और इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा, इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। दिस इज नॉट एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो अगर मैं ए से सी तक का वर्क डन निकालूं तो बच्चों ए से सी का वर्क डन मतलब जो ऊपर वाला आर्क है
उसका अगर वर्क निकालें तो एरिया अंडर द ग्राफ ये पूरा आएगा। फिर अगर मैं सी से बी का वर्क डन निकालूं तो सी से बी, केवल ये वाला आर्क देखो तो सी से बी में केवल ये नीचे वाला वर्क आएगा। तो गाइज ऐसे केस में वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, वॉल्यूम डिक्रीज हुई थी, कंप्रेस हुआ था तो नेगेटिव वर्क है। वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव वर्क है। बट नेगेटिव वाले का एरिया ज्यादा है, दिख रहा है, नेगेटिव वाले का एरिया ज्यादा है, तो आपका डब्ल्यू नेट जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, राइट? तो मैं मेनली यही पॉइंट समझा रहा हूं कि केवल इनिशियल फाइनल वॉल्यूम मैच करने से आइसोकोरिक नहीं हो जाता है। आपको थ्रू आउट द प्रोसेस अगर वॉल्यूम कभी चेंज हुआ ही नहीं है तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलोगे, तो आप वर्क डन का वैल्यू 0 बोलोगे। ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, इसका मैंने आपको ब्रीफिंग समझा दिया, राइट? देन बच्चों नेक्स्ट जो अपना वर्क डन का फॉर्मूला आया करता था चैप्टर में, दैट वाज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अगर कांस्टेंट प्रेशर सिचुएशन है, कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में आपका वर्क डन का फॉर्मूला इट वाज पी डेल्टा वी एंड फर्दर एन आर डेल्टा टी, है ना? ये वर्क डन का फॉर्मूला रिकॉल करो, इट्स पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। अब इसके लिए की पॉइंट मैं बताता हूं कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, दिस वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, जब अप्लाई कर रहे हो तो बच्चों यूनिट्स का बहुत स्पेशल ध्यान रखोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क डन जो है वो जूल में आए, तो आपका प्रेशर जो है वो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में होना चाहिए। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होना चाहिए, लीटर में नहीं चलेगा, है ना? एन तो मोल्स हो गए, आर में अपन 8.3 वाला जो वैल्यू है वो यूज कर रहे होंगे। और चेंज इन टेम्परेचर में अपने को दिक्कत नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज इन टेम्परेचर है तो दिक्कत नहीं है। तो आर का वैल्यू मैंने बता दिया, जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट्स वाला जो वैल्यू होता है वो उठाओ, तब जाके आप अपना वर्क जूल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे यूनिट्स में यहां पे कई बार गलती कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट बनती है कि जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एरिया अंडर द ग्राफ केवल तभी निकालना है जब पीवी ग्राफ हो, है ना? एरिया कब निकालना है? जब पीवी ग्राफ है, ओनली व्हेन पीवी ग्राफ। भाई पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ ये सब गिवन है तो एरिया आपके पास चॉइस में ही नहीं है। आप एरिया निकालोगे तो कोई मीनिंगफुल पॉइंट नहीं निकलेगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ पे वही जाओ जब इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, जब वो पीवी ग्राफ हो। अलॉन्ग विद दैट ऑब्जर्व द एक्सेस, आप डेफिनेटली उसकी जो एक्सेस है उसको ऑब्जर्व करो कि उसमें यूनिट्स क्या चल रहे हैं। ये अपना कई बार ध्यान नहीं जाता है कि उसमें यूनिट्स क्या चल रहे हैं। तो प्रेशर, अगेन गाइस, प्रेशर जो है वो एटीएम में गिवन होता है तो अपन को कन्वर्ट करना है पास्कल में। वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन होती है, कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तब जाके आपका वर्क डन जो है वो जूल्स में आ रहा होगा। सो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन जो होगा दैट्स पी डेल्टा वी फर्दर इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। और ग्राफिकली अपन देखें तो पीवी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट शो करना था तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। देन अगला प्रोसेस जो अपना आता है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी केवल वर्क डन के बारे में बात हो रही है, बाकी पैरामीटर्स आगे आएंगे ही, आप जानते हो। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर सिचुएशन है, इन दैट केस द वर्क डन वाज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। ध्यान आ रहा है? एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। इसी में अब ये तो क्या एल एन में हो गया, तो मतलब लॉग टू द बेस ई है और हमें लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता था 2.303 nRT log ऑफ वी एफ बाई वी आई। अब ये जो लॉग लिखा हुआ है बच्चों, ये लॉग टू द बेस 10 है, उसमें लॉग की वैल्यूज याद है क्या? लॉग की वैल्यूज याद है, लॉग 2 जो है दैट 0.3, लॉग 3 जो है दैट 0.48, लॉग 5 का वैल्यू जो है दैट 0.7, लॉग 1 जो है दैट इज 0। ध्यान रखेंगे। और अपनी रिक्वायरमेंट में कई बार ये भी होता था कि ये एनआरटी एल एन वी एफ बाई वी आई की जगह एनआरटी एल एन पी आई अपॉन पी एफ भी कर सकते हैं, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ अप्लाई करें तो P1 V1 बराबर P2 V2 के हिसाब से वी एफ बाई वी आई को पी आई अपॉन पी एफ भी लिख सकते हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्क डन इट्स एनआरटी एल एन वी एफ अपॉन वी आई या 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ बाई वी आई। और ये सब रिजल्ट्स, ये सब वैल्यूज जो है अपने को याद रहनी चाहिए, ठीक है? अब गाइज इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे आइसोबारिक प्रोसेस देखना है। अब आइसोबारिक प्रोसेस में ग्राफिकली अपन को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है और वो आइसोबारिक प्रोसेस अगर मुझे पीवी ग्राफ पे दिखाना है तब तो बहुत आसान है ना? अगर पीवी ग्राफ पे मुझे आइसोबारिक दिखाना है तब तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। बट इन केस अगर मुझे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पे आइसोबारिक दिखाना है
तो वी नो दैट अगर वीटी ग्राफ है, अब सिंस आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है और यहां प्रेशर एक्सेस पे नहीं है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करो। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में बच्चों पी कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है, वी एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से ग्राफ जो होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये अपने बना दिया। तो इन केस अगर आइसोबारिक प्रोसेस को वीटी ग्राफ पे दिखा रहे हो तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, इन केस अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये पॉइंट भी कंट्रोल में होना चाहिए। बच्चों अपने आइडियल गैस इक्वेशन का ही मॉडिफाइड रूप पी एम इक्वल टू रो आर टी याद आ रहा है? दिस पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी। अब इस केस में अपन क्या कह रहे हैं? दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट बिकॉज आइसोबारिक है, मास कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब रो एंड टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे ग्राफ्स में देखकर बच्चों प्रोसेस का नाम सुनकर ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ को देखकर प्रोसेस बताना आना चाहिए। सो अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वी एंड टी आर प्रोपोर्शनल कब होते हैं? जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है। रो एंड टी हाइपरबोलिक, इसका मतलब रो एंड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब आइसोबारिक होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, अगर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट शो करना है, तो बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं तो आइसोथर्मल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो पी एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ जो बनेगा वो एक ये आपका हाइपरबोलिक बन जाएगा ना। प्रेशर वॉल्यूम अगर ग्राफ है तो हाइपरबोलिक बन जाएगा बिकॉज पी एंड वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन केस अगर डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ है तो अगेन देखो पी एम इज इक्वल्स टू रो आर टी। अब पी एम इक्वल्स टू रो आर टी में वी कैन सी दैट एम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल चल रहा है तो टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। पी एंड रो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो डॉटेड लाइन और फिर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन पर बना दिया। तो ऐसे गाइज किसी भी प्रोसेस के नाम से बच्चों इसको अगर वीटी ग्राफ में शो करना है तो वीटी ग्राफ में शो करना तो सिंपल है बिल्कुल। अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में शो करना है तो वॉल्यूम तो कुछ भी रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए साहब। तो ये आपने वर्टिकल लाइन बना दी कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, या तो ऊपर जा सकता है एरो या नीचे आ सकता है। तो ग्राफ को देखकर प्रोसेस बताना और प्रोसेस के थ्रू ग्राफ तक पहुंचना, बोथ वेज आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मेक श्योर इस चीज में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो, है ना। ये डेफिनेटली न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट रहता है। ऐसे आप देखो इसमें आइसोकोरिक की बात करनी होती तो भी उसी फॉर्मेट में अपन चलते, वो भी देख लो। ठीक है, आइसोकोरिक अगर देखें तो बच्चों आइसोकोरिक में पी वी ग्राफ तो आसान है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट बनाना है। बट अगर पीटी ग्राफ हो आइसोकोरिक के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हो, तो जब आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम हमारी एक्सेस पे नहीं है, यहां पर नहीं है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से देखें, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट है, पी एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डॉटेड लाइन बनाई और पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो बस मैं मेनली यही चाह रहा हूं कि आप प्रोसेस के थ्रू ग्राफ तक पहुंचना और ग्राफ से प्रोसेस पे पहुंचना, बोथ वेज अपने को आता हो। तो आइसोकोरिक का वर्क डन 0, आइसोबारिक का पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी, आइसोथर्मल का एनआर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई या 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी एफ बाई वी आई। और फिर अगली गिनती अपनी आ रही है साइक्लिक प्रोसेस की। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जो स्टेट ए से शुरू होकर कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस करता हुआ स्टेट ए पे वापस से एंड हो जाए। ना बच्चों इसका वर्क कैसे निकालते हैं? देखो डेरिवेशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता, अपन सीधा रिजल्ट्स वगैरह पे फोकस करें। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालने का तरीका होता है द वर्क डन इज द एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर। जो भी आपका क्लोज फिगर बन रहा है, इट कैन बी अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आपका बन रहा है ना, उस क्लोज्ड फिगर का एरिया निकाल लीजिए, दैट विल बी द वर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें अगर अपने को साइन बताना है कि वर्क डन का साइन क्या है, तो बच्चों ये वर्क डन जज होता था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से। तो इन केस इफ इट इज अ क्लॉकवाइज साइकिल, अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वो डिराइव नहीं करना है, रिकॉल करना है केवल। और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो नेगेटिव है, राइट। तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा अगर क्लॉकवाइज साइकिल है और नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे दैट डब्ल्यू क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन अपने को ध्यान आ गया। जो भी साइकिल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, उसका एरिया निकालो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से उस पर
साइन लगा दो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने कैपिटल क्यू इंट्रोड्यूस कर लिया, हमने इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस कर लिया, हमने वर्क डन इंट्रोड्यूस कर लिया। अब अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गाइस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके इन तीन वेरिएबल्स को Q, डेल्टा U और W को रिलेट करने का काम कर रहा है। तो रिलेशन क्या था? दिस Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, दिस Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। केमिस्ट्री में ये रिलेशन चेंज हो जाता है, वहां के कन्वेंशन अलग है, अपन को फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये अपने को असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह में कई बार काम आता है कि फर्स्ट लॉ प्योरली एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देन फर्स्ट लॉ इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस। बच्चों सिंस एनर्जी कंजर्वेशन है, एक जनरल नियम है संसार का, तो कब अप्लाई होगा कब नहीं अप्लाई होगा ये तो सवाल ही नहीं बनता। इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो या ना हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, जो भी प्रोसेस का नाम लोगे ना, फर्स्ट लॉ इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। इट इज इवन एप्लीकेबल फॉर स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। मतलब अगर प्रोसेस है ए से बी तक का और मुझे फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है प्रोसेस के बिल्कुल शुरुआत के छोटे से टाइम में, तो भी इट इज एप्लीकेबल। प्रोसेस से ए से बी और बी से सी, मुझे फर्स्ट लॉ ए से सी कंबाइंड अप्लाई करना है, तो भी इट्स एप्लीकेबल। मतलब मैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे पूछ रहा हूं ना कि बच्चों यहां से यहां तक में फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है क्या, जवाब हमेशा यस ही होगा। इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ हीट, स्मॉल इंटरनल एनर्जी, स्मॉल वर्क डन के लिए भी आप फर्स्ट लॉ लिख सकोगे। इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। तो याद रखेंगे, जितना भी सिस्टम को आप क्यू दे रहे हो, जितना भी सिस्टम को आपने हीट दिया है, वो दो हिस्सों में बट रहा है। वो कैपिटल क्यू जो आप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो, इट इज पार्शियली यूज्ड टू डू सम वर्क एंड द रिमेनिंग इज स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो एनर्जी आपने दिया उसका कुछ हिस्सा सिस्टम ने वर्क करने में खर्च कर दिया और जो बचा वो उसने इंटरनल एनर्जी के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लिया। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो फटाफट से अभी तक की कहानी ब्रीफ करेंगे। इस सिस्टम अगर हीट अब्सॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये डेफिनेटली अपने लिए इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, कन्वेंशंस में गलती नहीं करनी है। चलिए आगे। अब हमारे चैप्टर के सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। दिस इज अबाउट हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी अगर मैं आपको फटाफट से स्टेटमेंट्स के फॉर्म में रिकॉल कराऊं तो ये जो जनरल टर्म होता है ना हीट कैपेसिटी का, कैपिटल एस, दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो एनर्जी देना होगा वो उसका हीट कैपेसिटी होता है। तो सर डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ा, मान लो क्यू है, तो 1 डिग्री चेंज में कितना देना पड़ेगा, दैट्स क्यू बाय डेल्टा टी, और इसको अपन बोलते हैं जनरल हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपका जनरल हीट कैपेसिटी हो गया, दिस कैपिटल एस। अब ये हीट कैपेसिटी अपने थियोरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द सेकंड इज मोलर हीट कैपेसिटी। याद आ रहा है? स्पेसिफिक कैपेसिटी यूजुअली आप थर्मल प्रॉपर्टीज में काम में लेते हो, मोलर हीट कैपेसिटी आप इस चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में काम में लेते हो। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास 1 ग्राम 1 किलोग्राम यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। सो गाइस द हीट कैपेसिटी इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी इज the heat capacity per unit mass, the heat capacity per unit mass। तो Q by delta T की जगह क्या बन गया? Q by M delta T बन गया। और बच्चों इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाता था Q equals to MS delta T। इसका यूनिट इट्स जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना। इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर to change the temperature of 1 kilogram unit mass of a substance by 1 degree Celsius is 1 Kelvin। उसी प्रकार मोलर हीट कैपेसिटी, बच्चों मोलर कैपेसिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो द मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। जनरल हीट कैपेसिटी यूनिट मोल के लिए अगर निकालेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगा S बाय एन क्यू बाय एन डेल्टा टी। उसमें पर मोल का क्लॉज लगा दिया तो क्यू बाय एन डेल्टा टी बन गया। रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनता है? दिस इज क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, तो इनमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए।
बच्चों इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करें ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी को डिवाइड करें तो ये S बाय सी आपका N बाय एम आ रहा है ना। इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो S बाय सी N बाय एम आ रहा है, और इसमें अगर N का वैल्यू 1 प्लेस कर दूं तो एक मोल के करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो मोलर मास हो जाएगा। तो C जो है दैट इज S टाइम्स एम नॉट। कई सारे क्वेश्चंस में अपने को ये बात काम में आती है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होता है और आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो, या मोलर गिवन है और स्पेसिफिक निकालना हो, तो कन्वर्ट करने का तरीका यह है, द मोलर हीट कैपेसिटी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें एक और बात कि इसमें कौन सा मटेरियल स्पेसिफिक है और कौन सा सैंपल स्पेसिफिक है। बच्चों अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको एक ग्लास पानी दिया और एक मैंने आपको एक जग पानी दिया, तो एक ग्लास पानी और एक जग पानी में हीट कैपेसिटी सेम होगी कि अलग होगी? तो ऑब्वियसली अलग अलग होगी। सर एक ग्लास पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो अलग खर्चा आएगा, और एक जग का बढ़ाना है तो अलग खर्चा आएगा, ज्यादा पानी है। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि यूनिट मास के लिए डिफाइंड है वो डिपेंडेंट नहीं है कि आपने कितना पानी लिया, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पानी की बात कर रहे हो। पानी का स्पेसिफिक कैपेसिटी याद आ रहा है, इट्स 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए 0.5, स्टीम के लिए 0.46। तो ये हीट कैपेसिटी जो है ये सैंपल स्पेसिफिक होता है कि आपने कितना सामान लिया है, कितना पानी लिया है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है। आपने पानी लिया है बस इतना बताना जरूरी है, कितना पानी मैटर नहीं करता। ये मटेरियल स्पेसिफिक है और वो सैंपल स्पेसिफिक है। ठीक है, और ये भी मटेरियल स्पेसिफिक रहेगा, गैस स्पेसिफिक रहेगा, बस ये सैंपल स्पेसिफिक रहेगा। तो तीनों में क्लैरिटी होना चाहिए। ये जनरल कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, और ये हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, और ये इनका आपस का कोरिलेशन। अगर C पता है तो स्मॉल s निकालना आना चाहिए, स्मॉल s पता है तो कैपिटल C निकालना आना चाहिए। राइट, देन गाइस यहीं से आपका पूरा कहानी बनता था ऑफ CPCV, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CPCV का पूरा कहानी बनता था। तो जैसे मैंने बताया C का फॉर्मूला क्या है? C का फॉर्मूला है Q बाय N डेल्टा T, भूलना नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी, एनर्जी पर मोल पर केल्विन, Q बाय N डेल्टा T। इसमें अगर मैं दोनों तरफ कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन लगा दूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन लगा दूं, तो बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम होते ही आपका Q कितना हो जाएगा? तो NCV डेल्टा T, है ना। Q कितना हो गया? NCV डेल्टा T। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है, इसका मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा, और वर्क डन अगर 0 हो गया तो Q की जगह फिर मैं डेल्टा U लिख सकता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। बच्चों अगर ये आपका वर्क डन 0 हो गया आइसोकोरिक में, वॉल्यूम कांस्टेंट में, तो Q की जगह डेल्टा U आ जाएगा। तो यहां Q की जगह मैं डेल्टा U लिख रहा हूं, और मेरा फॉर्मूला बन गया डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। अब ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट है। पूरे चैप्टर भर में हर जगह इसको बार बार हम काम में लेते रहते हैं, दैट डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल कि सर कौन से प्रोसेस में अप्लाई करूं, कौन से में नहीं अप्लाई करूं। मेरा जवाब है जहां मर्जी है अप्लाई करो, हर प्रोसेस में अप्लाई करो एक्सेप्ट फेस चेंज। फेस चेंज वाले प्रोसेस हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज के दौरान अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, P प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, P प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 5/2, कुछ भी रैंडम, पॉलीट्रॉपिक, हर जगह डेल्टा U इट्स ऑलवेज रिटन एज NCV डेल्टा T, ऑलवेज एप्लीकेबल एक्सेप्ट फेस चेंज। अब ये लिबर्टी डेल्टा U को क्यों मिल रही है? बिकॉज डेल्टा U अपन ने कहा था इट्स अ स्टेट फंक्शन। आप टेम्परेचर का चेंज कैसे भी लाओ, टेम्परेचर का चेंज आप कैसे भी लाओ, आपका डेल्टा U चेंज नहीं होता, डेल्टा U सेम आता है, इट्स अ स्टेट फंक्शन। एंड दैट्स व्हाई ये डिपेंड नहीं करता है कि प्रोसेस का टाइप क्या है, केवल टेम्परेचर चेंज कितना आया है उसी पे डिपेंडेंसी है। तो डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला आ गया, और इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चेंज टेम्परेचर। अब डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T में अगर ये डेल्टा अपन हटा दें, कैसे? दिस U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसमें अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन लेता हूं
इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन लेता हूं तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया। तो U का फॉर्मूला क्या बन गया? इट्स NCVT। आपका U का फॉर्मूला जो है वो NCVT निकल के आ रहा है गाइज, ये भूलना नहीं है। दिस U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये एक चीज मैं आपको बहुत क्लैरिटी से याद रखने को अब कहूंगा कि बच्चों, जब भी आपको वर्क के साइन पे कमेंट करना है, जब भी आपको वर्क के साइन पे कमेंट करना है, तो आप सीधा वॉल्यूम को देखें कि वॉल्यूम का क्या हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, उससे वर्क का जवाब मिलेगा। जब भी आपको यू के बारे में, डेल्टा यू का साइन पता करना है, आप सीधा टेम्परेचर के बारे में सोचो, सारे वेरिएबल्स को हटाओ और पूरा फोकस टेम्परेचर पे लाओ। टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर कम हुआ है तो इंटरनल एनर्जी कम होएगी, और इंटरनल एनर्जी कम होएगी तो डेल्टा यू नेगेटिव होएगा। तो वर्क के लिए सीधा वॉल्यूम पे दिमाग लगाएंगे वर्क के साइन के लिए, और डेल्टा यू के लिए सीधा टेम्परेचर पे दिमाग लगाएंगे, और क्यू के साइन के लिए डब्ल्यू और डेल्टा यू दोनों पे दिमाग लगाएंगे। फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्यू के बारे में पता करने के लिए डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों पे दिमाग लगाना होगा, है ना। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखें, ये अपन को न्यूमेरिकल्स में बार बार काम में आने वाला है। तो बच्चों, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। देन फिर आता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मेरा C चल रहा था फॉर्मूला Q बाय N डेल्टा टी। इसमें अगर मैंने दोनों तरफ कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगा दी कि मान लो मैं हीट एक्सचेंज देख रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बच्चों रीअरेंज होके मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? रीअरेंज होके मेरा फॉर्मूला बन गया QP इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी। इसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी है। डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी तो हमेशा एप्लीकेबल है। दिस इज ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर सिचुएशन। ये केवल आइसोबारिक कंडीशंस में ही लगा सकते हो, इस पे लिबर्टी नहीं है, इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो QP बराबर NCP डेल्टा टी, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। फिर आपको ध्यान होगा गाइस, एक तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R, R हुआ करता था, वो याद है। CP अपॉन CV इज गामा, द एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट। एंड अगर मैं ये CP का वैल्यू गामा टाइम्स CV यहां रख दूं, तो रीअरेंज करके अपने ये दो रिजल्ट्स और आते थे। दिस इज CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 एंड CP इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि याद रहना चाहिए कि तो CP माइनस CV इक्वल टू R है, CP अपॉन CV इज अ कांस्टेंट गामा। बच्चों, अलग अलग गैसेस के लिए CP अलग अलग हो सकता है, अलग अलग गैसेस के लिए CV अलग अलग हो सकता है, बट सभी गैसेस के लिए CP और CV का जो डिफरेंस है वो फिक्स है, वो R है, वो आइडियल गैस कांस्टेंट है। CV का फॉर्मूला R बाय गामा माइनस 1, CP का फॉर्मूला गामा R बाय गामा माइनस 1। याद आ रहा है सारा? ठीक है, अपने नोट्स में से कोरिलेट करते हुए चलो, एक रैपिड रिवीजन की तरह है, बहुत ज्यादा इसमें होल्ड नहीं करना है, थियोरी को क्विकली रिव्यू करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही अपना प्राइम फोकस रखना है, राइट। अब इन सारी चीजों के बेसिस पे अपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को रिविजिट करते हैं। तो बच्चों, प्रोसेसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैटेगरी में बांटा गया है। अपनी कहानी में हम हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेसेस ही पढ़ते हैं, अपनी कहानी में हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेसेस का ही डिस्कशन होता है कि अपन रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहे हैं केवल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जिसमें सिस्टम को इनिशियल स्टेट, जहां से आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज करना शुरू किया, उसकी इनिशियल स्टेट पे अपन रिस्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। कहीं भी दुनिया में और कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ रिस्टोर हो गया, जैसे का तैसा मिल गया, तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। और सुन के ही समझ में आ रहा है कि रियलिटी में होगा नहीं, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। बच्चों, प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो वो क्वासी स्टैटिक होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइटली स्लो रेट पे हो, तो पहले ही अनरियलिस्टिक हो गया। और दूसरा, वो नॉन डिसिपेटिव होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन वगैरह के कारण एनर्जी लॉसेस नहीं आए, बिकॉज ये रिस्टोर नहीं हो सकते। एक बार फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हुआ तो वापस कहां से लोगे? तो फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल, वो अपनी इनिशियल स्टेट पे सिस्टम दोबारा आ जाए विदाउट एनी चेंज एनीवेयर, तो ये तो होगा नहीं। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट हम अपने सारे प्रोसेसेस को रिवर्सिबल ही मान के चल रहे हैं, है ना, रिवर्सिबल ही मान के चल रहे हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी कंडीशन जो है वो इरिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रही होती हैं, पर अपन मान के चल रहे हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है,
इरिवर्सिबल मतलब जो क्वासीस्टैटिक ना हो, जो जिसमें डिसिपेटिव एनर्जी लॉसेस वगैरह आ जाएं, तो वो इरिवर्सिबल है। फिर बच्चों अगर क्वेश्चन शब्द यूज करता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज मतलब इंटरैक्ट नहीं कर रहा, आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई लेन देन नहीं कर रहा है मतलब उस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं हुआ, वर्क भी एक्सचेंज नहीं हुआ, डेल्टा यू भी फर्स्ट लॉ के हिसाब से जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो हो गया तो यू जो है वो कांस्टेंट रह गया, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह गया। तो जब भी क्वेश्चंस आइसोलेटेड सिस्टम शब्द यूज करें तो आप समझ जाएं कि आपका सिस्टम आइसोलेशन में है, दुनिया से बातचीत नहीं कर रहा है, क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है, कंजर्व्ड बनी हुई है। नाउ अब हम अपने प्रोसेसेस को रिविजिट कर रहे हैं और अब इन प्रोसेसेस में वर्क डन तो पढ़ लिया इन प्रोसेसेस का, अब इन प्रोसेसेस में बाकी पूरा एनालिसिस देख रहे हैं कि क्यू कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप क्या आएगा। तो बच्चों सबसे पहले अपनी कहानी में आता था आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों आपको हर प्रोसेस में यह पता होना चाहिए कि एक तो वो प्रोसेस अकम्प्लिश कैसे होता है, वो प्रोसेस प्रैक्टिकली कराते कैसे हैं, फिर उस प्रोसेस का वर्क कितना है, उस प्रोसेस का क्यू कितना है, डेल्टा यू कितना है, ग्राफ कैसे बनता है, हीट कैपेसिटी कितनी होती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकालते हैं, वो सारी थिक एंड थिन पता होनी चाहिए। तो पहली बात, हमारे काम की पहली बात क्या है कि प्रोसेस अकम्प्लिश कैसे कराते हैं। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस कराना चाहते हो तो आपको अपने सिस्टम को एक हीट रिजर्वॉयर के क्लोज संपर्क में रखना होगा, जिसका टेम्परेचर वही हो जो आप अपने सिस्टम का कांस्टेंट रखना चाहते हो। तो हीट रिजर्वॉयर से क्लोज कांटेक्ट में रखने से क्या होगा कि जैसे ही आपके सिस्टम को वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आपके सिस्टम को वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, वो इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहेगा, और जैसे ही वो इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहेगा तो टेम्परेचर में ड्रॉप आने वाला होगा और टेम्परेचर में ड्रॉप आने वाला होगा तो हीट रिजर्वॉयर वो हीट सप्लाई करके उस टेम्परेचर ड्रॉप को रोक लेगा। मतलब बेसिकली जितना भी आपको अपने सिस्टम से वर्क करवाना है वो हीट रिजर्वॉयर में से आप हीट लोगे और सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर लोगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दोगे। मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर सीधा किससे अटैच होता है, यू से, इंटरनल एनर्जी से। ये गलतियां बच्चे कई बार करते हैं कि जब भी मैं बोलता हूं कि बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बच्चे बोलते हैं कि सर हीट एक्सचेंज नहीं होगी। टेम्परेचर को कैपिटल क्यू से नहीं जोड़ें। क्या ऐसा हो सकता है क्या, सुनना ध्यान से, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपने सिस्टम को हीट तो दिया और उसका टेम्परेचर नहीं बदला। यस, हो सकता है कि आपने सिस्टम को क्यू दिया और वो सारा का सारा वर्क में खर्च हो गया, इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर ही नहीं हुआ। तो जब U का वैल्यू नहीं बदला तो टेम्परेचर का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। U बदलता है तो ही टेम्परेचर बदलता है, अदरवाइज नहीं, राइट। तो अगर आप अपने सिस्टम को एक हीट रिजर्वॉयर के संपर्क में रखें जो जरूरत पड़ने पे उसको लगातार हीट सप्लाई करता रहे, तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेगा ही नहीं। इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं होएगी, U कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT है, nRT सब कांस्टेंट है, इसका मतलब PV विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपके प्रोसेस की इक्वेशन हो गई, प्रोसेस की इक्वेशन हो गई। वर्क डन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं पढ़ेंगे, आइसोथर्मल का वर्क डन में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों वर्क डन अपन ने पढ़ लिया, ग्राफ भी अपन देख चुके थे कि अगर PV ग्राफ बनाना है, आइसोथर्मल के लिए PV ग्राफ बनाना है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक। दिस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ में भी ऐसे ही होता था, और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, इस ग्राफ को क्या कहा जाता था, इस ग्राफ को कहा जाता था कि भाई हमने एक आइसोथर्म बनाया है। याद आ गया क्या, आइसोथर्म बनाया है, दिस इज टर्म्ड एज एन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये जो हाइपरबोलिक ग्राफ नजर आ रहे हैं सब आइसोथर्म्स बने हुए हैं। नाउ सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था U का फॉर्मूला है NCVT, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, या डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T। तो बच्चों डेल्टा U की वैल्यू जीरो हो गई क्या, डेल्टा U का वैल्यू जीरो हो गया, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क हमें ऑलरेडी पता था, सिंस टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो U भी नहीं बदलेगा,
और यू नहीं बदलेगा तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो रहेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना, ये क्या रिवर्स ट्रू नहीं होता। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो होगा, बट अगर डेल्टा यू जीरो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की गारंटी नहीं है बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं, इफ टी इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट इंप्लाइज डेल्टा यू जीरो, ठीक है, बिकॉज देख लिया अपन ने। बट अगर डेल्टा यू जीरो है, अब डेल्टा यू कब जीरो हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मैच कर जाए। आपका टेम्परेचर 300 केल्विन था, बढ़ा के 500 केल्विन किया, 600 किया, फिर वापस 300 पे ले आए, तो टी आई और टी एफ मैच कर गया ना, तो डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो हो गया। बट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो होगा। बट अगर किसी प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो उसकी गारंटी नहीं है। यह असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत काम की बात आती है, दैट इफ डेल्टा यू जीरो देन प्रोसेस मे नॉट बी आइसोथर्मल, प्रोसेस मे नॉट बी आइसोथर्मल। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके देन, अब सिंस आपका डेल्टा यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वी नो दैट फर्स्ट लॉ के हिसाब से अब डेल्टा यू जीरो हो गया तो Q की वैल्यू W के भरोसे है। जो वर्क डन का वैल्यू है वही Q का वैल्यू, जितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो सारा का सारा वर्क में खर्च हो रहा है। ठीक है, अब मान लो थियोरी में आपको ऐसा सिचुएशन मिला दैट अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर को कम कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैंने प्रेशर कम किया है, बच्चों प्रेशर कम किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव। बच्चों वर्क डन पॉजिटिव है तो Q भी पॉजिटिव है, और Q अगर पॉजिटिव है दैट मींस आपके सिस्टम ने एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा। कई बार अपने को काम में आता है कि सिस्टम अब्सॉर्ब कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, कैसे पता करें, ऐसे पता करें। मैंने आपको ये बोला वर्क डन का साइन पता करना है, वॉल्यूम को देखो, इंटरनल एनर्जी का साइन पता करना है, डेल्टा यू का साइन पता करना है, टेम्परेचर को देखो, क्यू का साइन पता करना है, फर्स्ट लॉ लगाओ। राइट, ये दिखा दिया। अब पीवी ग्राफ अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में ऐसे बहुत सारे आइसोथर्म्स बनाए, ऐसे बहुत सारे आइसोथर्म्स बनाए तो फंडा क्या होता था बच्चों, इन सारे आइसोथर्म्स में अंतर क्या है, इन सारे आइसोथर्म में अंतर है टेम्परेचर का। तो जैसे जैसे आप एक ऐसे आइसोथर्म पे जा रहे हो जो कि ओरिजिन से दूर है, जैसे 5th नंबर का आइसोथर्म सबसे दूर है, तो ऐसे केस में T5 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे दूर वाले आइसोथर्म्स की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, ध्यान आ रहा होगा। देन बच्चों अपना हीट कैपेसिटी, अपन जानते हैं हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाय N डेल्टा T। अब सिंस टेम्परेचर ही कांस्टेंट है ना, डेल्टा T जीरो है तो C इज नॉट डिफाइंड, the C is not defined, or we can say it is infinite. The molar heat capacity or the heat capacity for isothermal process, it's infinite because delta T जीरो हो गया। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सिंस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का बच्चों पीवी ग्राफ जो बन रहा है, दैट पीवी ग्राफ इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ। ऐसा अब हाइपरबोलिक ग्राफ है तो किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो यहां पे ऐसा टेंजेंट बना के स्लोप निकालते थे। तो ये स्लोप आता था dp बाई डी इट वॉज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, द स्लोप वॉज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ध्यान आ रहा है, इसको डेफिनेटली याद रखेंगे। द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्म इट्स माइनस पी बाई वी, नेगेटिव स्लोप है और फॉर्मूला क्या है, माइनस पी बाई वी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस अगर निकालना हो, पहले तो रिकॉल करो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था। बल्क मॉडुलस इज माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिसको लिख सकता हूं माइनस वी टाइम्स डीपी बाई डीवी। अब ये डीपी बाई डीवी अगर मैं माइनस पी बाई वी वहां रखूं तो बल्क मॉडुलस जो मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस का आएगा वो प्रेशर के ही इक्वल हो जाता था। याद आ रहा है ना, बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्म माइनस पी बाई वी एंड बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू द प्रेशर। ये अपने आइसोथर्मल की कंडीशंस रिकॉल कर ली। अब आइसोबारिक को रिकॉल, सॉरी आइसोकोरिक को रिकॉल करो। ये बड़ा सिंपल कहानी है। तो मैंने कहा था सबसे पहले रिकॉल कीजिए कि प्रोसेस कराएंगे कैसे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कराने का तरीका क्या है कि आप गैस को
एक रिजिड कंटेनर के अंदर इनक्लोज कर दो। भाई साहब अगर रिजिड कंटेनर में इनक्लोज किया तो कुछ भी कर लो, वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है, तो कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। रिजिड कंटेनर है, दैट मींस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो। फर्स्ट लॉ के हिसाब से बच्चों वर्क डन अगर जीरो हो गया तो क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल, और डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हम बेधड़ल्ले से, आराम से धड़ल्ले से एन सी वी डेल्टा टी लगाते ही हैं। तो क्यू को डेल्टा यू के बराबर और डेल्टा यू को एन सी वी डेल्टा टी। अब जितना भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वर्क हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा, तो वर्क अगर नहीं कर रहा है तो जितना भी हीट दे रहे हैं वो जा कहां रहा है, वो सारा इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होता जा रहा है, वर्क में कुछ भी खर्च नहीं हो रहा। तो आपका सारा दिया हुआ एनर्जी सिस्टम स्टोर कर रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में, राइट। फिर आइसोबारिक में देखें देखो, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो हो गया, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो गया। आइसोबारिक कंडीशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू में से कुछ भी जीरो नहीं है। तो आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर सिचुएशन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या सिखाया था, पी डेल्टा वी या फिर एनआर डेल्टा टी। क्यू के लिए बच्चों जब सीपीसीवी सीख रहे थे तो क्यू के बारे में क्या बात हुई थी, क्यूपी इट्स एन सी पी डेल्टा टी। ये मैंने कहा था सिर्फ आइसोबारिक कंडीशन में ही अप्लाई हो सकता है। तो क्यूपी इज एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू, डेल्टा यू तो हमेशा एक ही रहता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू इट विल बी एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो कैपिटल क्यू भी नॉन जीरो है, डेल्टा यू भी नॉन जीरो है, और वर्क भी नॉन जीरो है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से आप जितना भी कैपिटल क्यू अपने सिस्टम को दोगे उसका कुछ हिस्सा वर्क में जाएगा और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को मिलेगा फॉर स्टोरिंग। तो ऐसे केस में बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कैपिटल क्यू जो आपने दिया है उसका कितना हिस्सा वर्क में गया। अब कितना हिस्सा वर्क में गया तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्क को तो लिख सकते हैं अपन एन आर डेल्टा टी, वर्क को लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, और क्यू को लिख सकते हैं अपन एन सी पी डेल्टा टी। सीपी का वैल्यू लिखा मैंने आर अपॉन गामा माइनस वन, है ना, सॉरी सीपी इज गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका गामा आर अपॉन गामा माइनस वन के हिसाब से ये, एंड दिस इज 1 - 1 बाय गामा। नोटिस करना है बच्चों वर्क डन के फॉर्मूला में भी एन और डेल्टा टी आ रहा है, क्यू में भी एन डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा यू में भी एन डेल्टा टी आ रहा है। तो न्यूमेरिकल्स में इनको डिवाइड कर करके आप एन और डेल्टा टी को कट करके वेरिएबल्स मैनेज कर सकते हैं। तीनों में एन डेल्टा टी कॉमन आता है और डिवाइड कर करके इनके रेशियोज निकल सकते हैं। तो कैपिटल क्यू में से इतना फ्रैक्शन वर्क को गया और बचा हुआ फ्रैक्शन डेल्टा यू को, है ना। डेल्टा यू कितना हो गया तो एन सी वी डेल्टा टी, क्यू कितना हो गया तो एन सी पी डेल्टा टी, डिवाइड हुए तो सीवी बाय सीपी इज 1 बाय गामा, है ना। तो 1 बाय गामा फ्रैक्शन गोज टू डेल्टा यू, और बचा हुआ 1 - 1 बाय गामा फ्रैक्शन गोज टू वर्क डन, ठीक है ना। 1 बाय गामा फ्रैक्शन डेल्टा यू को मिल रहा है और 1 - 1 बाय गामा फ्रैक्शन वर्क डन को मिल रहा है। तो आइसोबारिक में क्यू, डेल्टा यू, डब्ल्यू तीनों नॉन जीरो रहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो अपना आता है कहानी में दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा, कैपिटल क्यू का वैल्यू जीरो है। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस को अकम्प्लिश कराने के दो मेन मेथड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक तरीका तो सिंपल है कि आपने अपने कंटेनर की वॉल्स जो हैं उसको एडियाबैटिक बना दिया, थर्मल इंसुलेशन दे दिया। अब थर्मल इंसुलेशन के कारण आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा ही नहीं। दूसरा प्रोसेस ये कि आपने प्रोसेस को इतना फास्ट कराया, प्रोसेस परफॉर्म्ड वेरी वेरी क्विकली, कि आपके सिस्टम को सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आप इतना फास्ट प्रोसेस करा दिए कि सिस्टम और सराउंडिंग लेन देन कर ही नहीं पाए, इतने में तो प्रोसेस फिनिश हो गया। तो दोनों तरीके याद रहे, एक तो थर्मल इंसुलेशन लगा दो और दूसरा प्रोसेस बहुत फास्ट करा दो तो भी एडियाबैटिक हो जाएगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में गाइज क्यू का वैल्यू जीरो हो गया। क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डब्ल्यू का वैल्यू माइनस डेल्टा यू है, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, वो तो एन सी वी डेल्टा टी की लिबर्टी मिली हुई है आपको। तो डेल्टा यू को लिखा एन सी वी डेल्टा टी, रीअरेंज किया तो वर्क डन का फॉर्मूला इट्स पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन। ये अगेन याद रखना है गाइज, इट्स पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ अपॉन गामा माइनस वन। तो सिंस क्यू जीरो है तो जो वर्क है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू है। अब क्या होगा कि सिंस आपके सिस्टम को हीट सप्लाई नहीं हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसको अगर वर्क करने की जरूरत पड़ी आपके सिस्टम को तो कहां से करेगा,
इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। सिंस आप बाहर से हीट नहीं दे रहे हो तो वर्क करने की इच्छा हुई तो इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया, इंटरनल एनर्जी खर्च कर दिया, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा और डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर एडियाबैटिक कंडीशन में सिस्टम वर्क करेगा तो टेम्परेचर का क्या होगा? एडियाबैटिक कंडीशन में अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होएगी और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट की बात करें तो गाइज Q बाय एन डेल्टा टी होता है, हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक का 0 हो जाएगा। प्रोसेस का इक्वेशन जैसे आइसोथर्मल का इक्वेशन है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे एडियाबैटिक का इक्वेशन है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको अपन ऐसे यूज करते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम गिवन है ना, एडियाबैटिकली डबल ट्रिपल प्रेशर को आधा डबल कैसा कर दिया तो फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इस तरह से करते हैं। इसी के मॉडिफाइड रूप होते थे कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बातें हैं तो P को लिख दो nRT बाई V, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिजल्ट बन जाएगा। वॉल्यूम को लिख दो nRT बाई P, प्रेशर और टेम्परेचर में रिजल्ट बन जाएगा। राइट, तो खैर ये तो क्वेश्चन में डेटा के हिसाब से अपन यूज करेंगे डिराइव करके। मेन फॉर्मूला अपना क्या रहता है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह को एडियाबैटिकली चेंज कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल प्रेशर इनिशियल फाइनल वॉल्यूम को रिलेट करना है तो इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। सिंस PV टू द पावर गामा इक्वल कांस्टेंट है तो P इज कांस्टेंट अपॉन V टू द पावर गामा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है, तो ग्राफ जो है वो दोबारा से हाइपरबोलिक ही बनेगा। ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक बनेगा। बच्चों इस हाइपरबोलिक में स्लोप ऑफ द कर्व अगेन यहां पे आइसोथर्म जैसा ही है, नाम इसका एडियाबैट होता है। यहां पे आइसोथर्म नाम यूज नहीं करते, इसका नाम एडियाबैट है। तो इस एडियाबैटिक का स्लोप दैट dP by dV it is minus of P by V, it is minus gamma times P by V। स्लोप ऑफ आइसोथर्म था माइनस P by V और स्लोप ऑफ एन एडियाबैट है तो माइनस गामा टाइम्स P by V होएगा, माइनस गामा टाइम्स P by V। अच्छा, फिर उसका स्लोप माइनस P by V था, इसका माइनस गामा टाइम्स P by V है। बच्चों गामा हमेशा 1 से बड़े होता है, CP अपॉन CP, CP अपॉन CV, CP CV से बड़ा है तो गामा 1 से बड़ा है, और गामा 1 से बड़ा है तो स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ एन एडियाबैट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एन आइसोथर्म। ठीक है, एक ग्राफ पे अगर आइसोथर्म एडियाबैट दोनों बने हुए तो एडियाबैट का स्लोप मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्म। तो इस ग्राफ में अपन देखें तो मुझे अगर वॉल्यूम बढ़ाना था तो आप देखो आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली दोनों आपके हाइपरबोलिक ग्राफ हैं, बट जिसका स्लोप ज्यादा है, ये स्टीप ग्राफ है तो एडियाबैट स्टीपर होगा, आइसोथर्मल थोड़ा स्लांटेड होएगा। जब आप कंप्रेशन देख रहे हो तो कंप्रेशन में आइसोथर्मल एडियाबैटिक में देखो जो एडियाबैट है ये वाला, इसका स्लोप ज्यादा है, स्टीप वाला एडियाबैट है और स्लांटेड वाला आइसोथर्म है। और एक ही जैसे मान लो बोल रहा है कि इसी में अगर दोनों एडियाबैटिक हैं तो बच्चों दोनों अगर एडियाबैट हैं तो ऐसे केस में गामा में अंतर रहा होगा, है ना, ऐसे केस में गामा में डिफरेंस रहा होगा। तो गामा में अगर डिफरेंस है इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका गामा ज्यादा है। अगर दो हाइपरबोलिक ग्राफ बना रखे हैं और बोल रहा है कि भाई एक आइसोथर्म है और एक एडियाबैट है, तब तो जिसका स्लोप ज्यादा है मैग्नीट्यूड में वो एडियाबैट है। बट अगर कह रहा है कि दोनों ही एडियाबैट हैं तो दोनों एडियाबैट का मतलब हो गया कि दोनों में गामा का अंतर है। तो यहां पे 1 और 2 में 1 की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2, तो गामा का अंतर होगा उसमें, वो डिपेंड करता है ग्राफ क्या है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया V1 से V2, एक बार आइसोबारिकली बढ़ाया, आइसोकोरिकली बढ़ाया, आइसोथर्मली बढ़ाया, एडियाबैटिकली बढ़ाया। तो वॉल्यूम को अगर आइसोबारिकली, आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम वर्क किस में हो रहा है, तो मैक्सिमम वर्क आइसोबारिक में हो रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ देख लो, फिर आइसोथर्मल का एरिया कम है, एडियाबैटिक का और कम है। और कंप्रेशन में पूछा जाए तो कंप्रेशन में आइसोबारिक में सबसे कम वर्क हुआ है, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये कई बार क्वेश्चंस आपको अगेन स्टेटमेंट बेस्ड वालों में, असर्शन रीजन में काम में आ जाते हैं, और इसको ग्राफिकली सोचना होता है कि आप एक्सपेंशन भी ऐसे सोचो तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा काम होगा, और कंप्रेशन में सोचो तो एडियाबैटिक में सबसे ज्यादा वर्क होएगा, राइट। फिर बच्चों इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस की बात आती है। साइक्लिक में अपन जानते हैं कि वर्क तो एरिया ऑफ द फिगर से निकालना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपका साइन आ जाता था। साइक्लिक प्रोसेस है जहां से शुरू किए वहीं एंड कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा।
जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे एंड कर रहे हैं, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू का वैल्यू डब्ल्यू के बराबर है, क्यू का वैल्यू डब्ल्यू के बराबर है। वर्क कैसे निकालना है मैं बता चुका हूं। एंड बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में एक और टर्म मेन हमारा ऐड हो जाता है, एंड दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो उसके साथ एक टर्म एफिशिएंसी डिफाइंड होगा। एफिशिएंसी इज बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट के नाम पे बेसिकली हो गया कि आपके सिस्टम ने वर्क कितना किया और ये क्यू उसने लिया कितना था। गाइस एफिशिएंसी इज द वर्क डन अपॉन द हीट अब्सॉर्ब्ड। भाई साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू तो है ही नहीं। आपके सिस्टम ने अब्सॉर्ब कितना किया, इनपुट के नाम पर कितना एनर्जी लिया और उसमें से कितना वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, वर्क डन अपॉन हीट अब्सॉर्ब्ड। नाउ सिंस डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब क्यू नेट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट को अपन लिख सकते हैं क्यू अब्सॉर्ब्ड माइनस क्यू रिलीज्ड, और इसको स्प्लिट कर ले तो बन जाएगा 1 माइनस क्यू रिलीज्ड, सॉरी, और इसको स्प्लिट कर ले तो बन जाएगा 1 माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू अब्सॉर्ब्ड। राइट, तो ये अपन एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखेंगे। इट्स वर्क डन अपॉन हीट अब्सॉर्ब। डिनोमिनेटर में केवल अब्सॉर्ब्ड वाला पार्ट आता है गाइस। अगर 4 प्रोसेसेस हैं, उनमें से 4 में से 2 का क्यू पॉजिटिव दे रखा है, 2 का क्यू नेगेटिव दे रखा है। पॉजिटिव क्यू मतलब अब्सॉर्ब, नेगेटिव मतलब रिलीज। तो हम यहां पर केवल अब्सॉर्ब्ड वाला पार्ट लेंगे जहां पे क्यू पॉजिटिव है। तो वर्क डन बाय हीट अब्सॉर्ब्ड इज एफिशिएंसी, और उसको 1 माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू अब्सॉर्ब भी लिख सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस के केस में इसको अपन को ध्यान रखना है। फिर इस कहानी में अपना नाम आता था एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। बच्चों एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में पॉइंट ये होता था कि एक कंटेनर के अंदर आपने यहां पे गैस मॉलिक्यूल्स भरे, दूसरे वेसल के अंदर आपने वैक्यूम बना रखा है, बीच में क्लोज किया हुआ है, फिर आपने इस वॉल्व को ओपन किया, यहां के मॉलिक्यूल्स वहां जाकर भी भर गए, पूरा इलाका ऑक्यूपाई कर लिया, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। और फिर इसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि कौन वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों थर्मल इंसुलेशन एडियाबैटिक वॉल्व्स क्या इंश्योर कर रही हैं कि क्यू जीरो रहे। दूसरा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये वैक्यूम में जाकर एक्सपैंड हो रहे हैं, ये वैक्यूम में जाकर एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यहां पर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट ये लोग एक्सपैंड नहीं हुए। इट्स अ फ्री एक्सपेंशन। सो व्हेनेवर वी हैव एक्सपेंशन इन वैक्यूम वी कॉल इट फ्री एक्सपेंशन। मतलब किसी को भी खदेड़ कर ये एक्सपैंड नहीं हो रहे, इनको एक्सपैंड होने से कोई रोक नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई वर्क डन का वैल्यू जीरो हो जाता है। भले यहां वॉल्यूम बढ़ रही है बट इट्स एक्सपैंडिंग अगेंस्ट नथिंग। तो जब भी वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होने के बाद भी वर्क जीरो ही रहेगा। अब इंसुलेशन के कारण क्यू जीरो हो गया, फ्री एक्सपेंशन के कारण डब्ल्यू जीरो हो गया, और सिंस ये दोनों जीरो हुए तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपका डेल्टा यू भी जीरो हो गया। बच्चों डेल्टा यू जीरो होने का मतलब डेल्टा टी जीरो। अब डेल्टा टी जीरो तो है बट प्रोसेस को आइसोथर्मल क्लेम नहीं कर सकते। मैंने समझाया था आपको, केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मैच कर गए होंगे, थ्रू आउट द टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा होगा, वो हम नहीं क्लेम कर सकते, केवल इनिशियल टेम्परेचर बताया। अब टी आई बराबर टी एफ मतलब पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ, बट पी वी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, केवल इनिशियल फाइनल मैच कर गया है, एंड प्रोसेस इतना क्विक होता है। यहां के गैस मॉलिक्यूल्स वहां डिफ्यूज होते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स अगर वहां पे डिफ्यूज होंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक प्रोसेस, है ना। डिफ्यूजन तो स्लो रेट पे हो नहीं सकता, और सिंस इट्स अ क्विक प्रोसेस ऑफ कोर्स इट इज नॉन क्वासी स्टैटिक। इट इज नॉन क्वासी स्टैटिक। बच्चों नॉन क्वासी स्टैटिक है, इसका मतलब ग्राफ नहीं बना सकते इसका, है ना। नॉन क्वासी स्टैटिक का मतलब नो ग्राफ पॉसिबल, इसका ग्राफ नहीं बना सकते। बट क्या इसमें फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है? यस सर एप्लीकेबल है, बिल्कुल। फर्स्ट लॉ तो हमेशा अप्लाई हो जाता है। तो सिंस द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ग्राफ नहीं बनेगा, क्वासी स्टैटिक नहीं होगा, बट फर्स्ट लॉ तब भी एप्लीकेबल है। थर्मल इंसुलेशन के कारण क्यू जीरो हुआ, फ्री एक्सपेंशन के कारण वर्क जीरो हुआ, और इन दोनों के जीरो होने के कारण डेल्टा यू जीरो हो गया। डेल्टा यू जीरो होने का मतलब टी आई बराबर टी एफ हुआ। दिस फ्री एक्सपेंशन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोसेसेस बिकॉज इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्लोली। ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो सकता। इससे पहले जो प्रोसेस लिए थे उनकी तरह ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेसेस का समरी आ गया गाइस। आइसोथर्मल का क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक और एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, है ना। तो एक बार पूरा इसको मन में उतार लीजिए, पूरा मन में छाप लीजिए कि इस तरह से ये प्रोसेसेस की वर्किंग चलती है। राइट, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
ना बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस बेसिकली जो आपका एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, इन सब में फिट नहीं होता। ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे कह रहे हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 3, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर 5/2, कुछ भी ऐसा रैंडम दिया हुआ है ना, जिसको आप पी वी टू द पावर एक्स बराबर कांस्टेंट के रूप में लिख पाओ, उसको अपन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कैटेगरी में डालते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ऐसे हर प्रोसेस का हीट कैपेसिटी अपन जानते हैं, है ना। आइसोबारिक का सीपी है, आइसोकोरिक का सीवी है, आइसोथर्मल का इनफाइनाइट, एडियाबैटिक का 0। ऐसी पॉलीट्रॉपिक का हीट कैपेसिटी इट्स सीवी प्लस आर बाय 1 - x। आई वुड रिकमेंड इसको आप ऐसे याद रखें, CV माइनस आर बाय एक्स माइनस वन, CV माइनस आर बाय एक्स माइनस वन। जो भी V की पावर में x आ रहा है उसको यहां रख के आप C का वैल्यू निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ PV ग्राफ क्या होता है, तो जैसे आइसोथर्मल में स्लोप था -P/V, एडियाबैटिक में था माइनस गामा टाइम्स P/V, ऐसे पॉलीट्रॉपिक में इट्स -x टाइम्स P/V। मतलब अगर प्रोसेस है PV टू द पावर 5 बराबर कांस्टेंट, तो स्लोप जो आएगा dP/dV जो आएगा दैट्स -5 टाइम्स P/V। ये आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ आ जाएगा, बस यहां x प्लेस करना है आपको, ठीक है। तो ये जनरलाइज सिचुएशन हो गया कि आप x का वैल्यू जानते हो तो आप मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, ग्राफ समझ सकते हो, और उससे रिलेटेड आपका वर्क का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा बच्चों, इस प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, तो डेल्टा यू तो सर हर प्रोसेस में NCV डेल्टा T ही लगता है, तो यही लग जाएगा, ठीक है। इसमें Q का वैल्यू क्या होगा, तो सर Q का वैल्यू हो जाएगा NC डेल्टा T। जनरल C का फॉर्मूला यहीं से शुरू हुआ था। वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन जो होगा जनरल फॉर्मूला PdV का इंटीग्रेशन, अगर फंक्शन पता है तो PdV इंटीग्रेशन से वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर पॉलीट्रॉपिक है तो डेल्टा यू तो चलेगा ही चलेगा, QNC डेल्टा T होगा, CPC भी कुछ नहीं, NC डेल्टा T, और वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा, राइट। देन गाइज इस पूरी कहानी में डिग्री ऑफ फ्रीडम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली, ये डेफिनेशन जो है, स्टेटमेंट जो है याद रखना है, इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन पोजेस इट्स टोटल एनर्जी। जो गैस मॉलिक्यूल है वो कितने इंडिपेंडेंट वेज से, कितने अलग अलग तरीकों से अपनी टोटल एनर्जी को पोजेस कर सकता है, उसको अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते थे। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ध्यान आ रहा है? तो बच्चों मोनो एटॉमिक गैस, केवल डेटा याद दिला रहा हूं, डेरिवेशन पे नहीं जा पाएंगे। मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, एंड देयर ऑल ट्रांसलेशनल, कि एक्स में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में कर सकता है, जेड में कर सकता है। एक मोनो एटॉमिक गैस का रोटेशन इनसिग्निफिकेंट है, वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है, तो 0 रोटेशन 0 वाइब्रेशन। तो मोनो एटॉमिक में F का वैल्यू इज 3। डाई एटॉमिक के केस में आपका डाई एटॉमिक प्लस लीनियर पॉली एटॉमिक, तो आपका इसमें H2 भी आ गया, इसमें O2 भी आ गया, इसमें CO2 भी आ गया, जिसका लीनियर शेप है। तो उसमें आपका F का वैल्यू 2 होता था, 5 और 7। 5 कब? जब 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और नॉर्मल टेम्परेचर है, इसलिए वाइब्रेशन नहीं आ पाया। और 7 कब? जिसमें 3 ट्रांसलेशन हो गए, 2 रोटेशन हो गए और 2 वाइब्रेशन हो गए एट हाई टेम्परेचर। तो डाई एटॉमिक का नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, 5 इज 3 + 2 + 0 और 7 इज 3 + 2 + 2। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक में 6 आता है, 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशन। वाइब्रेशन इसका जज नहीं हो सकता, कारण कि अलग अलग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में अलग अलग वाइब्रेशन रहेगा। तो पॉलीएटॉमिक में F का वैल्यू 6 है। सॉलिड में, सिंस सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, केवल अपनी जगह रह के वाइब्रेट कर सकते हैं। तो उनके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और वो सारा वाइब्रेशनल है। और सॉलिड में अपन बात करते हैं केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपनी कहानी में आता था एक टर्म कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का मतलब था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, बच्चों हर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल एनर्जी में ½ kT का कंट्रीब्यूशन देगा। आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी में ½ kT का कंट्रीब्यूशन देगा। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अगर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम ½ kT देगा और उसकी F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? F/2 kT। तो ये F/2 kT इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी F/2 kT है। एक मोल का क्या करेंगे? तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा F/2 RT। F/2 RT ये बन जाएगा पर मोल, और n मोल्स का लिखना है तो बन जाएगा F/2 nRT। अब बच्चों इसमें अगर देखना है कि एक मॉलिक्यूल का
ट्रांसलेशन के कारण कितना एनर्जी आ रहा है, तो 3/2 kT, बिकॉज ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। डाई एटॉमिक में रोटेशन के कारण कितना आ रहा है, डाई एटॉमिक में F2 होता है रोटेशन का, तो 2/2 kT ऐसे निकाल सकते हैं। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT देता है, और कितना एनर्जी कौन से मोशन की वजह से आ रहा है वो आप हाफ kT के थ्रू निकाल सकते हो। इसी में आगे बढ़ते हैं तो अपना CV का फॉर्मूला होता था FR/2, है ना। तो यहां से अपना बन जाता है कि मोनो एटॉमिक 3R/2, डाई एटॉमिक नॉर्मल टेम्परेचर 5R/2, डाई एटॉमिक हाई टेम्परेचर 7R/2, पॉली एटॉमिक 6R/2, सॉलिड्स 6R/2 मतलब 3R। तो F की वैल्यू रख के CV निकलेगा। अच्छा, CP माइनस CV इक्वल टू R है, तो वहां से CP निकलेगा, और CP अपॉन CV करके गामा निकलेगा। तो गाइस गामा का ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, दैट गामा इज 1 + 2/f। गामा इट्स 1 + 2/f। और इसमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ये F के साथ इनवर्स रिलेशन में, मतलब कोई दो गैसेस में अगर F1 ग्रेटर देन F2 है, इसका मतलब गामा 1 लेस देन गामा 2 आएगा। ठीक है, तो गामा इज 1 + 2/f, ये ध्यान रखेंगे। ये पूरा समरी है कि मोनो, डाई और पॉली में ट्रांसलेशन कितना, रोटेशन कितना, वाइब्रेशन कितना, CP CV गामा क्या होगा। तो ये टेबल डेफिनेटली अपने को याद रहनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं बट एटलीस्ट अंदाजा डेफिनेटली पूरा रहेगा, राइट। देन गाइज सॉलिड्स के लिए मैंने बता ही दिया कि 6R/2 होता है FR/2, तो सॉलिड्स में C का वैल्यू 3R आ जाता है। एंड सिंस सॉलिड्स में वॉल्यूम कोई चेंज होता नहीं ना, सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम आएगा नहीं, सॉलिड है, गैसेस की तरह एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आप आइसोबारिक कंडीशंस में प्रोसेस करा रहे हो तो भी वो आपको आइसोकोरिक जैसे ही नजर आ रहा है। आप नॉर्मली कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं तो उसका हीट कैपेसिटी आइसोकोरिक जैसा ही नजर आ रहा है, विच इज 3R, एंड दिस वाज आइडेंटिफाइड एज द ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। तो सॉलिड्स के लिए C, CP, CV सब इक्वल होता है, 3R होता है, उसको ड्यूलोंग-पेटिट लॉ नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। फिर बच्चों अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए कई बार क्या होगा कि आप हाइड्रोजन गैस को हीलियम के साथ मिक्स करके कोई प्रोसेस करा रहे हो, तो वहां पे आपको CP, CV, गामा, मोलर मास सब इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इक्विवेलेंट मोलर मास इज N1M1 + N2M2 अपॉन N1 + N2, है ना। N1M1 + N2M2 अपॉन N1 + N2, ये आपका मीन मोलर मास का फॉर्मूला हो गया। फिर मिक्सचर में अपन देखें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, ओनली काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो 0 बोल दिया था अपन ने आइडल गैसेस में। तो काइनेटिक एनर्जी को तो अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, कि हीलियम और हाइड्रोजन का मिलाकर टोटल इंटरनल एनर्जी कितना है, तो सर हीलियम का इंटरनल एनर्जी प्लस हाइड्रोजन का इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मिक्सचर का इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं उनकी इंटरनल एनर्जीज को अगर आप ऐड कर लें तो आपको मिक्सचर का टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। देन बच्चों मिक्सचर का CP CV गामा निकालना है, तो CV इक्विवेलेंट इज N1 CV1 + N2 CV2 अपॉन N1 + N2। CP इक्विवेलेंट निकालना है तो सेम फॉर्मूला चल रहा है N1 CP1। मतलब कुल मिला के अगर दो गैसेस अलग अलग नेचर की गैसेस है, अगर ये दोनों डायटोमिक होती तो फिर तो डायटोमिक है, तब तो CV निकालने की जरूरत नहीं ना, CV इज 5R/2। बट एक मोनो और एक डाय है, तो आपको मिक्सचर का CP CV गामा निकालना होगा, और उसके फॉर्मूलाज आपके सामने ही रहे। तो ये मिक्सचर का CP, मिक्सचर का CV और मिक्सचर का गामा। मिक्सचर का गामा कैसे निकाल रहे हैं, इट्स N1 + N2 अपॉन गामा इक्विवेलेंट -1 इज N1 अपॉन गामा -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप दो अलग अलग गैसेस का गामा जानते हो। मोनो एटॉमिक का अपन को पता है 1 + 2/3 करके निकाल लेंगे, डाई का 1 + 2/5 करके निकाल लेंगे। तो दो का गामा पता है, तो मिक्सचर का कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप मिक्सचर का गामा निकाल पाओगे। तो मिक्सचर वाले फॉर्मूलाज याद आ गए, CP CV एंड गामा, राइट। अब इसके बाद हमारी कहानी चलती है टुवर्ड्स हीट इंजन, कार्नोट इंजन। तो बच्चों हीट इंजन का वर्किंग, कार्नोट इंजन का वर्किंग रिकॉल करें तो इन सारे केसेस में हमें हमेशा दो रिजर्वॉयर लेने होते थे। एक होता था हीट सोर्स, एक होता था हीट सिंक। हीट सोर्स जो है उसको अपन एक हायर टेम्परेचर TH पे लेते हैं, हीट सिंक को अपन एक कोल्ड रिजर्वॉयर या TC टेम्परेचर पे लेते हैं, और बीच में आपका एक वर्किंग सब्सटेंस होता था, एक वर्किंग सब्सटेंस होता था। ठीक है, तो हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में आपका सिस्टम हॉट रिजर्वॉयर में से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इसको अपन लिखते थे एज QH, हॉट रिजर्वॉयर में से लिया। जो एनर्जी उसने हॉट रिजर्वॉयर में से लिया उसका कुछ पार्ट उसने वर्क करने में यूटिलाइज कर लिया, और रिमेनिंग उसने कोल्ड रिजर्वॉयर में QC के रूप में छोड़ दिया। ठीक है, सिंस ये साइक्लिक प्रोसेसेस पे आधारित हैं तो बच्चों डेल्टा U का वैल्यू आपका 0 ही रहता था, याद आ रहा है, डेल्टा U का वैल्यू 0 होता था। तो हॉट रिजर्वॉयर में से QH लिया,
उसका कुछ पोर्शन W में कन्वर्ट कर दिया और बाकी कोल्ड रिजर्वॉयर में छोड़ दिया। अब सिंस इंजन है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो एफिशिएंसी डिफाइन होगी। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एफिशिएंसी साइकिल में कितना था, एफिशिएंसी साइक्लिक प्रोसेस में था 1 माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू अब्सॉर्ब्ड। अब यहां पर क्यू रिलीज्ड अपन किसको बोल रहे हैं, तो क्यू सी जो कोल्ड रिजर्वॉयर में उसने छोड़ा है, और क्यू अब्सॉर्ब्ड किसको बोल रहे हैं, क्यू एच जो हॉट रिजर्वॉयर से उसने लिया है। तो 1 माइनस क्यू रिलीज्ड अपॉन क्यू अब्सॉर्ब्ड या 1 माइनस क्यू सी बाय क्यू एच, दैट इज गोइंग टू बी द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ये फॉर्मूला याद रखोगे। एंड बच्चों ये मैंने पहले भी कहा था, एफिशिएंसी इज द वर्क डन अपॉन हीट अब्सॉर्ब्ड। यहां क्यू नेट नहीं आता है, केवल अब्सॉर्ब वाला आता है, और इनमें से अब्सॉर्ब्ड कौन है, अब्सॉर्ब्ड है केवल क्यू एच। तो वर्क डन अपॉन क्यू अब्सॉर्ब द एफिशिएंसी, और फाइनल फॉर्मूला 1 माइनस क्यू सी बाय क्यू एच बनता है। अब इसी की वर्किंग को अगर उल्टा कर दिया जाए तो दैट बिकम्स अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में बच्चों क्या होता है, वो जो कोल्ड रिजर्वॉयर होता है, जैसे अपने घर के फ्रिज में एक कोल्ड कंपार्टमेंट है जहां पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख रहे हो, उसमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हैं वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और फिर उसको रूम में एज हीट छोड़ा जा रहा है। तो कोल्ड रिजर्वॉयर में से एप्पल फ्रूट्स वगैरह में से एनर्जी खींचा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नामक वर्क किया गया, उस पर इलेक्ट्रिसिटी नामक वर्क किया गया, और इन दोनों को मिलाकर रूम में हॉट रिजर्वॉयर में छोड़ दिया। तो कोल्ड रिजर्वॉयर है वो कंपार्टमेंट, और हॉट रिजर्वॉयर है हमारे घर का रूम। यहां पर भी आप देखो तो इनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, दैट क्यू एच लिया था और उसमें से डब्ल्यू और क्यू सी बनाया था। तो क्यू एच विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी, है ना। तो W कितना आ रहा है, Q अब्सॉर्ब्ड माइनस Q रिलीज, यही आना चाहिए था, QH माइनस QC। इधर भी देखिए वही है, QC में W मिलाकर QH बना रहे हैं, QC में बाहर का इलेक्ट्रिसिटी नाम का वर्क मिला के रूम में छोड़ दिया गया है। तो वर्क का वैल्यू अभी भी कितना आ रहा है, इट्स ऑलवेज QH माइनस QC। बच्चों इसके पीछे डेल्टा U तो जीरो ही चल रहा है, बिकॉज हम साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट पंप में, मतलब हीट इंजन में और रेफ्रिजरेटर में एरोज जो हैं वो उल्टे रहते हैं, है ना। वो आपके रिजर्वॉयर्स तो ठीक है THCC वाले, बट एरोज उल्टे हो गए। अब हीट रिजर्वॉयर, आपके रेफ्रिजरेटर के केस में एफिशिएंसी नाम नहीं आता था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता था। अब इसकी परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, इसकी परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि वो कितना कम बिजली खर्च कर रहा है और कितना ज्यादा ठंडा कर रहा है। तो कोल्ड कंपार्टमेंट एप्पल फ्रूट्स वगैरह में से जितना ज्यादा एनर्जी खींचेगा उतना बेटर है, और उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी कम से कम खर्च होनी चाहिए। बच्चों इनपुट के तौर पे वो ले रहा है आपसे इलेक्ट्रिसिटी नामक वर्क, और आउटपुट पे तौर पे आप पे वो एप्पल फ्रूट्स वगैरह में से एनर्जी खींच के दे रहा है। तो ये हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए आउटपुट की तरह काम कर रहा है कि उसने कितना ठंडा किया है और ये उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी नामक इनपुट यूज किया है, ठीक है। इसमें W को अपन QH माइनस QC लिख सकते हैं, तो वहां से आपके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्मूलाज बन जाते थे। आई होप ध्यान आ रही है सबको बात। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा, इट इज QC अपॉन W। अब ये एक पॉइंट है जो अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपन रेफ्रिजरेटर का जो गेट है वो ओपन छोड़ दें, अगेन असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काम आ सकता है, ओपन छोड़ दें तो रूम कूल डाउन होने की जगह इनफैक्ट हीटअप होगा। क्यों, बिकॉज अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया तो वो रूम ही उसका कोल्ड कंपार्टमेंट है, वो रूम में से ही हीट खींचेगा, उसी में इलेक्ट्रिसिटी नाम का वर्क जोड़ेगा और फिर रूम में ही छोड़ देगा। मतलब रूम में से जितना एनर्जी खींचा था उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रूम में उसने दोबारा से छोड़ा है, दैट्स व्हाई टेंपरेचर रूम का बढ़ेगा, कम नहीं होएगा, ठीक है। देन बच्चों इस सारी कहानी को रिलेट किया जाता था विद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये स्टेटमेंट्स जो है ना ध्यान रखें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पे क्या रिस्ट्रिक्शन है या हीट इंजन की वर्किंग पे क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में था। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और सेकंड लॉ जो है वो नेचर्स लॉ है, संसार का नियम है कि ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता, है ना। अब कैसा नहीं हो सकता, देखिए क्या कह रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्या बोला, देयर इज नो साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एंड कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप QH लें किसी हॉट रिजर्वॉयर में से और सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट कर लें, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। कह रहा है कि QH कभी सारा W में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब QC कैन नेवर बी जीरो। कोल्ड रिजर्वॉयर के साथ एनर्जी का लेन देन जीरो नहीं हो सकता, दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट कह रहा है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट।
मतलब यहां कोल्डर ऑब्जेक्ट से, कोल्ड रिजर्वॉयर से हॉट रिजर्वॉयर में अपने आप एनर्जी नहीं जा सकता था, एक्सटर्नल वर्क के बिना क्यूसी निकालकर क्यूएच में नहीं भेज सकते हैं। मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट मेनली रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पे कमेंट करता है, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके इंजन की वर्किंग पे कमेंट करता है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्यूसी जीरो नहीं हो सकता। बच्चों अगर क्यूसी जीरो नहीं हो सकता मतलब एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। तो ये कहना चाह रहा है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दैट द एफिशिएंसी कैन नेवर बी 1, इट कैन नेवर बी 100%। और क्लॉसियस स्टेटमेंट कह रहा है कि बिना W के आप QC खींचकर QH में नहीं डाल सकते। मतलब W कैन नॉट बी जीरो, और W जीरो नहीं हो सकता मतलब अल्फा कैन नेवर बी इंफिनिटी, अल्फा इज नॉट इंफिनिटी। ये ध्यान रखना है। क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से अल्फा इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। अब इन सारी कहानी का सार जो है वो कार्नोट इंजन में आता था। ये एक आइडियल इंजन है बच्चों, एक आइडियल हीट इंजन है जो ये बताता है कि भाई अगर आप कोई हीट इंजन दो टेम्परेचर्स TC और TH के बीच, अगर आप इन दो टेम्परेचर्स के बीच अगर आप एक हीट इंजन लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी हमारे इस आइडियल कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है, आइडियल सिचुएशन है, वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स TC एंड TH। TC एंड TH मतलब कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर एंड हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर। इन दो टेम्परेचर्स के बीच आइडियल कार्नोट इंजन जितनी एफिशिएंसी दे सकता है, रियल इंजन उससे इक्वल भी नहीं दे सकता, उससे ज्यादा भी नहीं दे सकता, उसकी एफिशिएंसी हमेशा उससे कम ही होगी। ठीक है। कार्नोट इंजन जो है बच्चों, रिकॉल करो, आपके 4 प्रोसेसेस होते थे, 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। तो पहले ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करता था, फिर एडियाबैटिकली और एक्सपैंड होता था, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिंक में एनर्जी छोड़ता था, और एडियाबैटिकली वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आता था। इस कार्नोट के अंदर भी सिंस साइक्लिक है तो डेल्टा यू तो जीरो रहेगा, W को QH माइनस क्यू से ले सकते हैं। इसमें पूरा डेरिवेशन वगैरह करके, डेरिवेशन पे अपन नहीं जा रहे बट रिकॉल कर रहे हैं बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी वाज 1 माइनस TC बाय TH। जनरल इंजन, जनरल हीट इंजन का एफिशिएंसी होता था 1 माइनस QC बाय QH। तो इसमें 1 माइनस QC बाय QH तो लिख ही सकते हैं, ये तो जनरल हीट इंजन का है। बट अगर कार्नोट है तो उसका एफिशिएंसी 1 माइनस TC बाय TH होगा। इनके थ्रू देख पा रहे हैं कि QC बाय QH को हमेशा TC बाय TH लिख पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम का होता है कि कोल्ड रिजर्वॉयर और हॉट रिजर्वॉयर में कितना हीट का लेन देन हुआ है वो उनके टेम्परेचर के रेशियो में आता है। तो QC बाय QH इज TC बाय TH। ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आ गया, ये एफिशिएंसी ऑफ जनरल हीट इंजन है। ये वाला फॉर्मूला केवल कार्नोट में लगेगा, जबकि ये वाला फॉर्मूला कार्नोट में और जनरल हीट इंजन दोनों में लग सकता है। ठीक है। अब कई बार ये सवाल आता है कि हमारा कार्नोट ही रेफ्रिजरेटर की तरह काम में आ रहा है, तो क्या होता है, आपको ईटा प्रोवाइड करते हैं और आपको अल्फा तक पहुंचना होता है, या आपको अल्फा प्रोवाइड करते हैं और ईटा तक पहुंचना होता है। तो कनेक्टिंग रिजल्ट ये है, ध्यान आ गया क्या, दैट अल्फा इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जेई मेंस नीट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में, दैट अल्फा इज 1 माइनस ईटा बाय ईटा। मतलब सेम कार्नोट इज बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। तो ईटा अगर पता है तो उसका अल्फा निकालो, अल्फा को QC बाय W से इक्वेट करो और आपस के वेरिएबल्स को कैलकुलेट करो। ठीक है। Then guys, efficiency of Carnot engine is independent of the nature of working substance. Working substance कुछ भी लो, ये सिर्फ TC और TH के भरोसे है, केवल TC और TH के भरोसे है। वर्किंग टेम्परेचर में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल टेम्परेचर्स चाहिए। सारे रिवर्सिबल इंजन बिटवीन टू गिवन रिजर्वॉयर हैव द सेम एफिशिएंसी बिकॉज वो कार्नोट ही है, आइडियल इंजन है, कार्नोट इंजन है। और किसी की भी एफिशिएंसी जो है, नो साइक्लिक हीट इंजन हैज ग्रेटर एफिशिएंसी देन द कार्नोट इंजन। ईटा ऑफ रियल इंजन इज ऑलवेज लेस देन ईटा ऑफ द कार्नोट इंजन। इक्वल भी नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज लेस देन। ठीक है। फिर इसके अंदर गाइज लास्ट पॉइंट अपने यहां आता है कि अगर दो हीट इंजन की कास्केडिंग कर दें, दो कार्नोट इंजन को अगर कनेक्ट कर दें, मतलब ये इसका सोर्स और ये इसका सिंक, और जो फर्स्ट का सिंक है वो सेकंड वाले के लिए सोर्स है और ये अगले वाले का सिंक। तो ऐसे केस में इस कंबाइंड कार्नोट की एफिशिएंसी, ये आपका नेट एफिशिएंसी कहलाता है।
That is basically 1 minus eta 1. Eta 1 is the efficiency of the first Carnot and eta 2 is the efficiency of the second Carnot. ये एक Carnot और ये और Carnot, दो Carnot इंजन का अगर कैस्केडिंग कर दिया, मतलब फर्स्ट वाले का जो सिंक है, कोल्ड रिजर्वॉयर है, वो दूसरे वाले का हॉट रिजर्वॉयर है. ये लेट्स से T1 टेम्परेचर है यहां पर, ये T2 टेम्परेचर है यहां पे और ये T टेम्परेचर चल रहा है. तो ऐसे केस में गाइज इसका एफिशिएंसी अगर eta 1 था, इसका एफिशिएंसी अगर eta 2 था इंडिपेंडेंटली, तो कंबाइंड का एफिशिएंसी इस फॉर्मूले से मिलेगा. एंड अगर दोनों के वर्क आउटपुट सेम हो, जो कि कई क्वेश्चन में काम आता है, अगर दोनों के वर्क आउटपुट सेम है, देन T इज रिलेटेड एज T1 प्लस T2 बाई 2. ये सब डिराइवेबल है, सब डिराइव किए जा सकते हैं, बट हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, ये रिजल्ट के तौर पे देख रहे हैं कि अगर W1 W2 तो सेम हुए, तो फिर T1 प्लस T2 बाई 2 इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ दिस कॉमन. यहां T1 यहां T2 और ये कॉमन जो है, एक का सिंक दूसरे का सोर्स, इसका टेम्परेचर इज T1 प्लस T2 बाई 2 एवरेज. कब? जब W1 और W2 इक्वल गिवन हो, अदरवाइज नहीं. और टोटल का एफिशिएंसी कैसे आएगा? तो ये 1 माइनस eta 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस eta 2, वहां से नेट एफिशिएंसी आ रही है ना. तो ये कार्नोट के बारे में बात हो गई. कार्नोट का अपन ने पूरा कहानी देख लिया, हीट इंजन समझ लिया, रेफ्रिजरेटर रिकॉल कर लिया, अल्फा और ईटा कनेक्शन देख लिया, और ये फाइनली हमारा एफिशिएंसी आया. तो बच्चों काफी फटाफट अपन ने अपना जो थियोरी पोर्शन है वो रिव्यू किया, फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज किए. बस इसके थ्रू अब अपने न्यूमेरिकल पोर्शंस पे, PYQs वगैरह पे आप चलें. अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन के साथ मिलेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिव्यू करते हुए बढ़ना है. सी यू नेक्स्ट टाइम. ऑल द बेस्ट. अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरह से आगे बढ़ते रहिए. गॉड ब्लेस. थैंक यू.